हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस के बायो में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। टोटल मैंने यहाँ पर 16 क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है। 16 क्वेश्चन में से हम स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन हैं 1 to 8, इन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि एक्चुअल में इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, और क्या उसके लिए पर्टिकुलर आंसर आपको लिखना चाहिए, ये सब चीजें क्लियर करेंगे। तो अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं क्लास 10 की साइंस की बायो से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टोटल क्वेश्चंस कवर करना एक ही वीडियो में देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी करना होगा उसके आंसर्स को। तो इसीलिए हमने आज की वीडियो में स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन कवर करने हैं और बाकी के जो 8 क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 साइंस। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 साइंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड लेबल इट्स 4 चैम्बर्स विद फंक्शंस ऑफ ईच। क्या करना है आपको, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी आपको ये टॉपिक दोबारा से मिलेगा, ठीक है, बल्कि मेरे ही मानिए तो लाइफ प्रोसेस पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर यही टॉपिक है। तो ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, है ना, एंड लेबल इट्स अ 4 चैम्बर। आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में बांटा जाता है, 2 अपर पार्ट होते हैं, 2 लोअर मोस्ट पार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर नाम की बात करते हैं तो आप ये मानकर चलिए, बच्चों को बल्कि डाउट भी होता है इस चीज़ में, हालांकि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा उसका लिंक डालने की, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या फिर क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट हमने अरेंज की हुई है वहां से आप एक बार जरूर देखिएगा अगर टॉपिक में डाउट है तो, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, एक तरह से मानिए आप जो पेज पर ड्रॉ कर रहे हैं ना, अपने वाले हार्ट को निकाला और इसे फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा राइट साइड है वो लेफ्ट साइड कंसीडर करना होगा आपको पेज पर, और जो लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट साइड है, उसको आप राइट कंसीडर करेंगे, ठीक। तो पेज पर जो आप हार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो एक तरह से अपने वाले हार्ट को निकालकर ऐसे नहीं रखना है, निकाला और ऐसे इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा मानकर चलिए उसको। तो इसीलिए क्या होता है, जो राइट साइड है वहां पर आप लेफ्ट करके लिखते हैं उसको। तो ह्यूमन हार्ट को टोटल 4 चैम्बर में बांटना होता है। सबसे ऊपर की तरफ 2 चैम्बर होते हैं, उनको बोलते हैं ऑरिकल। क्या बोलते हैं उनको? ऑरिकल। नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अब जो ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं जिसको हम ऑरिकल बोल रहे हैं, अब जैसे ये राइट साइड है ना, पर हम इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट ऑरिकल। इसी तरह से उसके नीचे की तरफ जो वेंट्रिकल पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम इसी तरीके से लेफ्ट साइड, आपका तो लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। अब ये चैम्बर्स जो हैं, ये जो 4 चैम्बर हैं हमारे हार्ट में, ये क्या काम करते हैं? आपको पता है हार्ट साउंड जो होता है ना, लब डब, ये 2 हार्ट साउंड होते हैं जो वाल्व के खुलने और बंद होने पर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो चैम्बर्स हैं ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी फंक्शनिंग भी आपको वहां पर ऐड करनी है। सबसे पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, जो मेन नाम है उनको लिखेंगे आप, जैसे कि 4 चैम्बर के नाम हो गए, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, आओर्टा है, सुपीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा है, बाइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है और सेमील्यूनर वाल्व। ये जितने मैंने आपको नाम बताए हैं ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी नाम को आपको जरूर मेंशन करना है अपने डायग्राम में। अब ये जो 4 चैम्बर है ना हमारे पास, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसी तरीके से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल्स। तो इन चारों चैम्बर का क्या काम है, कैसे काम कर रहे हैं, इस चीज को आपको वहां पर समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मार्क्स की बात करते हैं ना तो करीब 5 मार्क्स आपको ये दिला सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे भी, और एग्जाम में भी पहले आ चुका है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सारा काम आपको किस में करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना, और बल्कि एक और चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ में होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। चलिए खैर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन क्या है?
व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूड इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। देखिए सबसे पहले तो आपको सोचना है कि भाई ये कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, है ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर देखिए जब आप किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, याद नहीं करना है, ठीक है, आपने चैप्टर को डीप में पढ़ लिया है, बहुत अच्छी गहराई से पढ़ा हुआ है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा अच्छा ये लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, वहाँ पे एक टॉपिक आ रहा था आपके पास प्लांट से रिलेटेड, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया हुआ है, तो उसी में लास्ट में दिया होता है ट्रांसलोकेशन के बारे में। देखिए प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है, कौन सी सेल में चलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? मेसोफिल सेल में। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में 4 चीज़ों की नीड होती है। जब ये रॉ मटेरियल सब मिल जाते हैं पौधे के मेसोफिल सेल के अंदर, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन गैस वगैरह रिलीज हो जाती है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जब फूड तैयार हो जाता है ना, तो एक सोचने वाली बात, क्या प्लांट के हर एक ग्रीन पार्ट में फूड तैयार होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने क्या करना है कि ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ये सोचना है कि फूड जाएगा कैसे, और इसी चीज को हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन किसका इंडिकेशन दे रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट, लेकिन किस में? प्लांट्स में, ठीक है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक, क्योंकि पौधे के हर एक हिस्से में फूड सिंथेसाइज नहीं हो, प्लांट के हर हिस्से में नहीं चलता है, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक जो फूड शिफ्ट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। लेकिन ये कैसे होगा, कौन सी सेल के द्वारा होगा, इस चीज को आप कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैंने आपको भी क्वेश्चन दिया ना, छोटा सा क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर है उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आपको डालना होता है, ठीक। और थोड़ा सा हिंट सुन लेते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है वर्ड की वो पी से होती है, पी, ठीक है, पी फॉर पैरेट से। तो अब आपको सोचना है और कमेंट करके बताना है कि कौन से सेल है या कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रही है ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आगे फिर व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये सिंपल जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो ट्रांसलोकेशन को ही हाईलाइट कर रहा है। तो सबसे पहले ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये बताना है और कैसे ये पूरा प्रोसेस हो पा रहा है, और साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि कौन सी चीज़ है जो इस काम में मदद करती हैं या इस काम को पूरा करती हैं, ये कमेंट करना है। क्लियर? अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या है? गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। देखिए सबसे पहले तो आप सोचिए कि ब्लड मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने नोटिस किया होगा अभी हमने 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है, 3 में से 2 क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक में से आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप समझ गए होंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो जो ब्लड होता है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड मिलता है? अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर। ह्यूमन बॉडी में, मैच्योर बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अब ब्लड घूमता रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन उसमें प्रेशर कहां से आया? कौन प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है? भाई ब्लड चल रहा है, ब्लड वेसल्स में से चल रहा है ना, और अलग अलग लोकेशन तक पहुंच रहा है, लेकिन काम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का करता है, ये सारी बात ठीक है, पर ब्लड चल क्यों रहा है? कोई उसको प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है ना। उस मोटर का नाम क्या है? ह्यूमन हार्ट, जो 1 फीस्ट के बराबर होता है अप्रॉक्स, अगर आप कहें तो 350 ग्राम, 350 ग्राम के आसपास का वजन होता है, ठीक है। तो प्रेशर प्रोवाइड करता है हमारा हार्ट, लेकिन ये जो ब्लड है ना, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल आपको पता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, ये सब चीजें होती हैं, टोटल 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन बात ये कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, तो उसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट मालूम होना चाहिए। देखिए समझते हैं उसको। मानिए यहां पर हमने एक हेडिंग डाला ब्लड। ब्लड में ऐसे 2 सेक्शन कर देने आपको। एक साइड आप लिखेंगे ब्लड सेल्स, दूसरी तरफ लिखेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड की कंपोजिशन देख रहे हैं हम। ब्लड आपने हेडिंग डाला एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक साइड आपने डालना है ब्लड सेल्स, जिसके अंदर फिर आप 3 पार्टीशन करेंगे। एक तरह से ब्लड सेल्स होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। ये जो आरबीसी है इसका एक और नाम भी होता है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं इसको, या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट बोले आप या आरबीसी, वो सेम चीज है। दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट। तीसरा जो नाम है वो आता है थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसको जनरल बोलते हैं हम, जो ज्यादातर नाम यूज किया जाता है वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सिंपल है। अब ये जो 3 सेल है ना, इनके फंक्शन बताने आपको बहुत ईजी है, बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप करके देखना है, क्योंकि स्किप करने का मतलब नॉलेज स्किप हो गई है,
ठीक है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है, मैथ्स की वीडियो तो है नहीं कि आपने एक फार्मूला रखते हुए देख लिया कौन सा फार्मूला लग रहा है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, कैलकुलेट करेंगे और हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हर एक टाइमिंग में, हर एक पर्टिकुलर टाइमिंग में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसलिए साइंस मतलब विज्ञान, विज्ञान मतलब विस्तृत ज्ञान। और विस्तृत ज्ञान कब आपको मिल सकता है? जब आप चीज़ को ध्यान से स्टेप वाइज समझेंगे, गहराई से समझ कर चलेंगे। ठीक है, चलिए खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। तो 3 सेल्स के बारे में आपने सुन लिया अभी। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम करना। आपको पता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ये तभी पॉसिबल जब हमारे पास आरबीसी है। सेकेंड जो सेल है उसको हम बोल रहे हैं डब्ल्यूबीसी, जो जर्म्स से फाइट करती हैं, है ना, जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करती हैं। क्लियर? सोल्जर्स बोलते हैं बल्कि डब्ल्यूबीसी को, आपने देखा भी होगा 5th 6th क्लास में साइंस की बुक में लिखा रहता है कि सोल्जर किस सेल्स को बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो आंसर है इसका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तीसरी सेल्स होती हैं प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट बोल रहे हैं। अब प्लेटलेट क्या काम करती हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जैसे कई बार होता है चोट लग गई है, आपको थोड़ा बहुत कुछ डैमेज हो गया स्किन में, तो ब्लड निकलता है पर वो क्लोट हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। टोटल फैक्टर्स देखा जाए तो 10+ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लोट होता है, पर उनमें से एक चीज़ जो फिलहाल अभी जिक्र आ रहा है वो है प्लेटलेट, जो क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो तीनों सेल का जिक्र हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर हमने ब्लड के ना 2 सेक्शन बनाए थे, ब्लड सेल्स का हिस्सा था और एक इधर था ब्लड प्लाज्मा। अब ब्लड प्लाज्मा में देखिए क्या होता है, 90% 90% वाटर होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, कि ह्यूमन बॉडी में 90% पानी है, ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा है, उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। ठीक है, अप्रॉक्स कितना? 90%। और 10% होते हैं अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस में कैसे? जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। ये जो हमने अभी ब्लड का फ्लो चार्ट समझा है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं, इसको आप जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन बतानी है आपको, ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना देंगे आप इसमें, और या तो थियोरेटिकल दे सकते हैं फिर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप आंसर बता सकते हैं। गिव 1 फंक्शन ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट। सिंपल है भाई, प्लाज्मा का फंक्शन क्या डालेंगे? फ्लूइडिटी, 90% वाटर है। आपको पता है कि फ्लूइडिटी, हमारा जो ब्लड होता है उसमें फ्लूइडिटी किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर 90% वाटर मिल रहा है ना हमें, इसीलिए। ठीक है, और ब्लड का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम करना। जो भी हम चीज़ें खाते हैं ना, जो हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम के लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मटेरियल फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है, वो ऊपर पहुंचता कैसे है? हमारी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक वो ब्लड करता है उसका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलिए खैर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? देखिए एक बात सोचने वाली, हम जो फूड का इंटेक कर रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, बात खत्म। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन जरूरी क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसीलिए, फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, फूड एनर्जी देता है, बात ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। याद रखना है, एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने कोई भी चीज़ खाई है, ग्लूकोज कंटेंट ले लिया आपने डायरेक्ट, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, तो अब उसमें क्या होता है, जब से डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो डाइजेशन होने के बाद, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पर ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसका भी एक प्रोसेस होता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड के जरिए कहाँ पहुँचेगा? हमारी सेल्स में जाएगा। ब्लड नहीं पहुँचा है सेल्स के अंदर, सेल के अंदर उसने क्या पहुँचाया? ग्लूकोज पहुँचाया। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। जब सेल में ग्लूकोज पहुँच जाता है तो वो ग्लूकोज, सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 38 ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। पॉइंट नोट कर लेना, आप काम आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, पर उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे काम को करने में 2 मॉलिक्यूल खर्च हो जाते हैं। तो नेट गेन कितना हुआ? 36 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कुल मिलाकर कितने एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट कर पा रहा है? टोटल तो 38 करता है, पर 2 मॉलिक्यूल का लॉस होता है और कुल मिला के हमारे पास फाइनली रिजल्ट में 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। पर ये काम कहाँ चलेगा? सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है थोड़ा सा काम, और बाकी मेन काम चलता है हमारे सेल की एक ऑर्गेनली, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें चलता है। इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ
सेल। क्लियर? अगर आपको लग रहा है कि हाँ टॉपिक क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन समझाने एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन के साथ हमें आंसर भी डिस्कस करने हैं, वो चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना, ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये काम कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहना है भाई मैं तो तभी काम करूंगा जब ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है ना माइटोकॉन्ड्रिया में तो फिर एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल है, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को। तो रेस्पिरेशन देखिए इसलिए ज़रूरी होता है, आप कुछ भी खा रहे हैं एनर्जी तभी मिलेगी आपको जब आपके पास ऑक्सीजन भी होगा। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? O2 को लेना और CO2 को एक्सपेल करना, मतलब CO2 को निकालना। तो हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब एयर इनटेक कर रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन तो होती नहीं है। तो जब हम एयर का इनटेक कर रहे हैं तो हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होती है ना, जो यूनिट होती है, वहां जाकर एयर फिल हो जाती है। एल्वियोलाई के अंदर एयर सैक भी बोलते हैं हम उसको। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे आपने गहरा सांस लिया तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एल्वियोलाई में जाकर एयर इकट्ठी होगी, पर आगे एयर शिफ्ट नहीं होगी। एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ब्लड लेकर जाएगा, बाकी सारी जो गैसेस हैं वो सब वहीं वेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड ऑक्सीजन लेता है, ठीक, और ऑक्सीजन लेने के बाद कहां तक पहुंचाएगा उसको? हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुवेट भी बोल सकते हैं, हालांकि 11th का टॉपिक आ गया थोड़ा सा, और इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इसमें 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। बायो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना होता है, सीक्वेंस बना के चलना होता है चीज़ों की। ठीक है, तो पायरुवेट वगैरह बन जाता है, फिर वो आगे शिफ्ट होता है किसमें? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और अल्टीमेटली एटीपी मॉलिक्यूल्स को जनरेट करता है। लेकिन ऑक्सीजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तभी, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो पर नाराज होकर बाहर आ जाएगा और लैक्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, हालांकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो फिर वहां पर ये फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के लिए। चलिए खैर, तो आपको 4th क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 5, हाउ गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। देखिए गार्ड सेल, ये टॉपिक कहां से है? लाइफ प्रोसेस से है ना। गार्ड सेल्स जो होती है ना, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है ना। आप वाटर के बेस पे स्वेलअप हो गई हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा क्या है आप आयंस का जिक्र करें वहाँ पर। ठीक है, तो लीफ होती है, जैसे आप मान लीजिए लीफ है, लीफ में अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। तो उसमें क्या होता है ना, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे गैसेस एक्सचेंज होता है। पर स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये बात ठीक है, पर कब होगा गैसेस एक्सचेंज? जब स्टोमेटा खुलेंगे ना। जब स्टोमेटा बंद होगा तो कैसे गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा? अब स्टोमेटा क्या एक तरह की ओपनिंग है, सेम इसी तरीके से एक और चीज़ भी है हमारी आइज में। प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल, इसको जनरल भाषा में पुतली बोलते हैं। तो प्यूपिल क्या है, एक एरिया होता है जहां से नंबर ऑफ लाइट रेज पासेस होती हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारे लेंस को क्रॉस करते हुए कहां पहुंचती है? रेटिना पर, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को। लेकिन प्यूपिल तो खाली जगह है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सोचिए आप, आइरिस ना, तो आइरिस, जैसे मान लीजिए ये आइरिस है, ये अपर आइरिस वाला पार्ट है, एक थोड़ा नीचे दिखाया मैंने ऐसे। तो आइरिस पास पास आ रहे हैं तो प्यूपिल क्या है? एक खाली जगह, तो प्यूपिल की जगह कम हो गई है। आइरिस दूर जा रहे हैं तो प्यूपिल बढ़ गया, सिंपल। इसी तरह से क्या होता है प्लांट में, लीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करेगा? जो साइड में, जैसे मैंने आपको आइरिस बताया, तो आइरिस के पैरेलल, आइरिस के जैसे ही स्ट्रक्चर क्या है स्टोमेटा के लिए? गार्ड्स है। ठीक है, तो प्यूपिल को आप मानकर चलिए स्टोमेटा और आइरिस को मानकर चलिए आप गार्ड्स है। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि थोड़ा आप कंपेरिजन करते हैं तो चीजें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है? गार्ड सेल कर रही है। ठीक, और याद रखना है उसमें आयंस की मतलब परमिलिटी चेंज होती है, जिसके आधार पर स्टोमेटा खुलता बंद हो। तो गार्ड सेल कंट्रोल कर रही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टोमेटा की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन। रीजन बताना है आपको, व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल्स मस्कुलर वॉल देन द एट्रिया। एट्रिया की तुलना में ऑरिकल्स की, है ना, ऑरिकल के लिए आ रहा है यहाँ पे नाम, ये प्लूरल का इंडिकेशन दे रहा है। तो ऑरिकल्स की तुलना में वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनकी थिक वॉल क्यों होती है? ठीक है, सोचना है आपको,
देखिए आप सबसे पहले स्ट्रक्चर की स्टडी करना है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, साथ में फिर जो हार्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो ये आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। हार्ट में बेसिकली देखिए 2 स्टेप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में ले जा रहे हैं, है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज की वजह से क्या होता है, जो ब्लड की मूवमेंट होती है वो आगे की तरफ होती है, मतलब ऑरिकल से कहाँ जाएगा मटेरियल्स, जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में होगा तो वेंट्रिकल्स में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वॉल्स होती हैं जो ब्लड के प्रवाह को या ब्लड के फ्लो को बैक होने से रोकती हैं, क्योंकि उनका डिजाइनिंग जो है कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि ब्लड जब प्रेशर लगाता है ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, ब्लड का प्रेशर लगेगा, वो आगे साइड खुल जाती है, लेकिन अगर ब्लड पीछे हटने की कोशिश करता है तो ऐसे क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर आप इसमें पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, जो हमारे पास डिजाइनिंग होती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल की। सिंपल है बिल्कुल। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि भाई हार्ट के अंदर जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स है, तो उसमें कंपैरिजन करा जा रहा है कि गिव रीजन देना है आपको, व्हाई वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक क्यों होती है? क्या उनका चैम्बर बड़ा होता है, वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम में आपका जो ब्लड है प्योर और इम्प्योर वो कलेक्ट होता है? ठीक है, ये क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका जो रीजन है। अगर आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा भी डाउट है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा, फिर आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, एक तो स्टार्टिंग में दिया था और एक आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम। डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन में जो मेन डिफरेंस आता है ना, वो पता है क्या है? वैसे तो आप काफी डिफरेंस बना सकते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है ये पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करता है। एंजाइम जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर पीएच मिलने पर ही काम करते हैं। जैसे कि आप सोचिए ऑरल कैविटी है ना, या फिर आप स्टमक का जिक्र कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा स्टमक में जो है ना पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.4। अगर 1.4 पीएच वैल्यू बनी हुई है स्टमक में, है ना, तो वहां पर ये जो हमारे एंजाइम्स है वो काम करते हैं। कौन से एंजाइम काम करते हैं? हमारे स्टमक के अंदर देखिए 2 एंजाइम का जिक्र आता है, वो स्टार्टिंग में तो इनएक्टिव रहते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। लेकिन ये प्रोरेनिन तो कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, और पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा किसमें? पेप्सिन में। और फिर ये मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और बाकी जो प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन ये कन्वर्ट कब होंगे? जब HCl इन पर एक्शन करेगा। ठीक है, तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा, प्रोरेनिन वो भी कन्वर्ट होगा अपनी एक्टिव फॉर्म्स में। लेकिन यहां पर जो पीएच वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए। कितना? 1.4। थोड़ा भी अगर पीएच वैल्यू में बदलाव आता है ना, तो एंजाइम्स की जो अपनी काम करने की पावर है वो कम हो जाती है, या ये कह दीजिए काम करते ही नहीं है। इसलिए ना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बहुत लोगों को इशू होता है इसका। ठीक है, कि हम अच्छा खा रहे हैं, बात ठीक है, पर सोचिए क्या हम अच्छा बढ़िया तरीके से उसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अच्छा खाना, बढ़िया क्वालिटी के फूड को इनटेक करना काफ़ी हद तक ईजी है, लेकिन आप अच्छा फूड सर्च कर रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, तो उसके बाद भी बीमारी बहुत सारी है, क्योंकि हम ना उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारा डाइजेस्ट सिस्टम वीक है। क्यों वीक है? हो सकता है फिजिकली हम स्ट्रांग ना हो। ठीक है, तो क्या होता है ना कि फूड को लेना एक अलग बात है, और फूड को इस्तेमाल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ये एक दूसरी बात है। और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फूड लेने वाले में तो है ही, थोड़ा बहुत तो देखिए सब में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है सबसे बड़ा जो इशू आता है उसे यूज़ करने में आता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई एंजाइम जो है हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और सारा मटेरियल वो वेस्ट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, तो आगे देखते हैं। इसमें एंजाइम और हार्मोन में आपको इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई एड्रेनालिन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। जो एड्रेनालिन हार्मोन है ना, इसको इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं? देखिए क्या होता है ना कि इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, नॉर्मल से जो अलग सिचुएशन होती है उसमें में क्या है, क्विक डिसीजन लेना होता है। अब जब हम क्विक डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप कुछ खतरा फील कर रहे हैं ना, डेंजर की कंडीशन में है, और आपको वहां से कोई है ना एक नया प्लान तुरंत तैयार करना था, या फिर वहां से बाहर निकलना था, तो उसके लिए डिसीजन लेंगे। तो उसके लिए क्या आपकी बॉडी में एक इंस्टेंट सप्लाई और वो भी एक मैसिव पावर में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, जिससे कि आप अच्छे से वहां से निकल सके, उस सिचुएशन से बाहर आ सके। लेकिन इसमें कौन मदद करेगा आपकी? वो है एड्रेनालिन हार्मोन। ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये कहाँ से आता है? देखिए हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड से आते हैं 5 हार्मोन। कॉर्टेक्स मेडुला हालांकि 2 सेक्शन है, टोटल अगर आप काउंट करते हैं तो 5 हार्मोन आते हैं।
एक तो आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन। ठीक है, तो एड्रेनालिन किसके लिए काम करता है? अब जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये क्या करता है? पाल्पिटेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट पर भी एक्शन करता है, ह्यूमन हार्ट पर। ठीक है, तो पाल्पिटेशन को, घबराहट को कंट्रोल करेगा। अब जब ये इस तरह की कंडीशन मेंटेन करेगा तो उससे क्या होगा? बॉडी रिलैक्स होगी और एक बढ़िया डिसीजन ले पाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन है, इसका नाम ही रख दिया इमरजेंसी हार्मोन। तो एक गंभीर स्थिति से आपको बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? एड्रेनालिन हार्मोन। ठीक है, बाकी आपको अगर इसमें डिटेल की नीड है तो आप हमारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं www.thescienceworld.in। वहाँ पर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स मिलेंगे क्लास 10th की बायो में, जो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, और वहाँ पर मैंने एड्रेनालिन के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट लगता है ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एड्रेनालिन हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन क्यों है, इसको हम सेपरेट वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार की जाएगी और आपको समझाने के लिए। ठीक है, सिंपल है। तो आई थिंक आपको ये जो स्टार्टिंग के मैंने आपको 8 क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको आंसर लिखना चाहिए, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो 8 क्वेश्चन रह गए हैं उनकी डिटेल के साथ। और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर, मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर रेगुलर अपलोड किया जाता है। कोशिश की जाती है डेली लॉन्ग वीडियोस को भेजने की, जिससे कि टॉपिक अच्छे से कवर हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकें। और अगर शॉर्ट्स भी अपलोड की जाती हैं तो वो भी साइंस के टॉपिक्स पर ही होती हैं। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर को। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।